मेरे प्रिय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी। तो निराला जी के बारे में 3 ऐसी बातें बताइए कि हम भी उनको पसंद करने लगे सब लोग। सर, एक तो जो उनके राम की शक्ति पूजा है, उस वजह से जो उसमें ओज दिखाया गया है कि किसी भी स्थिति, चाहे हमारे लिए कितनी भी विपरीत स्थितियां हों, फिर भी हम अपने मनोबल से हम स्थितियां अपने पक्ष में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक अच्छे मोटिवेटर थे। यस सर। एक बात हुई, और बताइए। दूसरा सर, बेटी के लिए उनका जो प्रेम है सरोज स्मृति में जो दिखता है, तो सर दूसरा मुझे उनकी ये क्वालिटी अच्छी। क्या दिखता है, हम नहीं जानते, थोड़ा बताइए, समझा के बताइए। सर, सरोज स्मृति में बेसिकली उन्होंने अपने बेटी के लिए वात्सल्य प्रेम प्रकट किया है, जिसकी 2 पंक्तियां हैं कि कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। तो बेटी से प्यार तो हर आदमी करता है, उसमें से क्या खास? लेकिन सर, हिंदी साहित्य में बेटी के प्यार के लिए बहुत रेयरली मिलती हैं कोई कविताएं। अच्छा ठीक है, तो और तीसरा सर, जो उनका ऐसा व्यक्तित्व था कि वो सर नियमों में नहीं बंधते थे, जैसे सर मुक्त छंद की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की। तो ये सर नियमों से अलग चलना और अपनी पहचान स्थापित करना, ये एक बार उनका झगड़ा महात्मा गांधी से हुआ था, सुनते हैं, आइडिया है आपको क्या झगड़ा हुआ था? सॉरी सर, मुझे भी कोई बात नहीं सर, अब पूछिए। दिव्या, हरियाणा का नाम हरियाणा क्यों है? सर, बेसिकली हरियाणा हरि प्लस आना से है, और इसे सर हरि मतलब भगवान की भूमि कहा जाता है। जैसे सर महाभारत यहाँ हुई और सर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो इसीलिए इसे हरियाणा कहा जाता है। तो हरि प्लस आना, आना कौन सा ना? न है सर, आना तो न है, लेकिन हमारी हरियाणवी लैंग्वेज में बेसिकली न को न से बोला जाता है, तो इसलिए सर थोड़ा हो जाता है। यस सर। अच्छा, ये बताया कि हरित क्रांति और हरियाणा के जन्म में क्या रिश्ता है? सर, हरित क्रांति में हरियाणा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। दोनों के जन्म का रिश्ता क्या है? दोनों के बर्थ में कोई रिलेशनशिप? हाँ सर, हरियाणा का सर पंजाब से सेपरेट 1966 में हुआ था, और हरित क्रांति 20वीं दशक में आई थी। नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना है? यस सर। कौन थे वो? सर, हरित क्रांति के जनक। कहाँ के थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक। किस देश के नागरिक थे? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। अच्छा, हमने उन्नत बीज का किसी देश से आयात किया था 1965 में। यस सर। फिर एक हमने अपनी प्रयोगशालाओं में उसे विकसित करा के किसानों में वितरण का अभियान चलाया था। यस सर। किस देश से उन्नत बीज का आयात किया था? सॉरी सर। लैब टू लैंड मूवमेंट एक चला था 1966 में। यस सर। जिस साल हरियाणा का जन्म हुआ। यस सर। क्या था वो मूवमेंट? सर, उसमें बेसिकली खेती मतलब लैंड से लेके और लैब तक मतलब अनुसंधान उनको जोड़ा गया था, ताकि पूरी चेन प्रोसेस है जो कृषि की, उसमें सर इम्प्रूवमेंट किया जा सके। मतलब पूरी आपूर्ति श्रृंखला। यस सर, आपूर्ति श्रृंखला। और कौन कौन से कदम उठाए गए थे जिससे हरित क्रांति फलीभूत हो पाई? सर, एक तो उन्नत किस्म के बीजों का आविष्कार, दूसरा सर सिंचाई की सुविधाएं, कैनाल सिस्टम बिछाया गया था जिससे सिंचाई प्रॉपर हो सके। एफसीआई की स्थापना भी उसी के आसपास हुई थी क्या? एफसीआई क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पीडीएस क्या है? सर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये भारत में कब शुरू हुआ? सर, मुझे एग्जैक्ट। हरित क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि भारत का खाद्य आत्म सुरक्षा हासिल कर पाया। यस सर। अब जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, कृषि समझौता है, WTO वाला, उसके वजह से एक दबाव है सरकार के ऊपर कि वो पुरानी सुविधाओं को वापस ले। यस सर। जिसके विरोध में हरियाणा के किसान, राजस्थान किसान, पंजाब के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन से वो प्रावधान है कृषि समझौते में जो कि भारत के किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं? सर, बेसिकली WTO में ये कहा गया है कि किसानों को कैश के रूप में इंसेंटिव नहीं दे सकते हैं। जितना प्रोडक्शन है उसका डेवलप जो कंट्रीज हैं वो 5% दे सकती हैं, और डेवलपिंग 10% दे सकती हैं। अब जैसे सर MSP के रूप में भारत सरकार जो किसानों को MSP के रूप में कैश उपलब्ध कराती है, उनसे खाद्यान्न खरीदती है, वो सर हमारे भारत में 10% से ज्यादा है। तो बेसिकली इसी के ऊपर WTO में विवाद है। क्या आपको यकीन है कि वाकई 10% से ज्यादा है? सर, रिपोर्ट्स में तो ऐसा ही है। अनाज भंडारण को लेकर भी कुछ नियम में प्रावधान है, फूड स्टोरेज को लेकर क्या प्रावधान है और क्या दबाव है सरकार पर उसके लिए? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कृषि वस्तुओं के बाजार में विकृति से हम क्या समझते हैं? सरकार के उपस्थिति से कृषि बाजार में किस प्रकार की विकृति आ सकती है? सर, गवर्नमेंट की उपस्थिति है, जो प्राइवेट मार्केट होता है, जब प्राइवेट सप्लायर्स होते हैं जो खरीदने वाले होते हैं, उनको सर एक ये उनके लिए सर मार्केट में
मतलब उनके लिए कमी हो सकती है। अगर गवर्नमेंट आ जाती है तो सर उनके लिए थोड़े ऑप्शंस कम हो जाते हैं। जैसे एमएसपी के ऊपर खरीदना होता है, तो सर अगर सरकार खरीदती है एमएसपी के ऊपर या नहीं खरीद पाती तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी उसी रेट पर खरीदना पड़ता है। ये विकृतियां हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, आप तो चूंकि किसान परिवार से आती है, हरियाणा की रहने वाली है, जो कृषि विपणन संस्थाएं हैं, मंडियां हैं, यस सर, जिससे कि किसानों को बड़ा भरोसा है कि उनसे सहारा मिलता है, यस सर, इसको बंद कर देना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए, पूरी तरह से स्वतंत्र बाजार पर आश्रित कर देना चाहिए कृषि उपज को? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो एपीएमसी मंडियां हैं उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ साथ ही प्राइवेट प्लेयर्स को भी सर पूरी छूट होनी चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में अभी जो 3 कृषि कानून लाए गए थे। तो मुझे लगता है सर सिर्फ एपीएमसी मंडियों को सर सिरे से खारिज नहीं कर देना चाहिए, उनमें कुछ सुधार करना चाहिए ताकि सर वो अपना कार्टेलाइजेशन ना कर सके, जिससे किसानों को कम कीमत पर अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। कानून लाकर सरकार ने सही किया था या कानून वापस लेके सही किया? सर बेसिकली कानून लाने के पीछे सरकार की इंटेंशन सही थी, लेकिन जो विरोध हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि इसकी प्रक्रिया में कुछ कमी थी। जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे सर अच्छे से बात नहीं की गई। तो मुझे ऐसा लगता है सर कानून का उद्देश्य अच्छा था और कानून निश्चित ही कृषि में कुछ लाभदायक परिणाम उत्पन्न कर सकता था, लेकिन इसके लिए बस डिस्कशन की जरूरत थी। पहले किसानों को ट्रस्ट में लेके उनको समझा के उसके बाद सर कानून लाए। किसान फिर धरना पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि वादा खिलाफी हुई है। किन वादों का वो हवाला दे रहे हैं? किन वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया? एमएसपी को सर लीगल करने की जो मांग थी उनकी, तो सरकार अभी एमएसपी को लीगल करने के पक्ष में नहीं है। क्या तर्क है सरकार? सर सरकार का ये तर्क है कि एमएसपी हमेशा से एक नीति रही है, उसे कभी भी लीगल करने की बात नहीं की गई है। अगर सरकार एमएसपी को लीगल कर देती है तो इससे सर गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा फिजिकल बर्डन पड़ेगा और सरकार चाहती है कि हम किसानों के आय को, उनकी लागत को कम करके आर&डी में निवेश करके बढ़ाएं। इसलिए सर सरकार एमएसपी को लीगल। एमजी नरेगा के पहले भी रोजगार उत्पादन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलते थे। सरकार नियमित रूप से बेरोजगारी निवारण कार्यक्रम चलाती थी, लेकिन कानून बना देने से सरकार पर एक कानूनी दायित्व पड़ा, दबाव पड़ा, और वैसा ही आश्वासन किसान चाहते हैं। नरेगा के अनुभव से निष्कर्ष लेके बताइए कि क्या वाकई एमएसपी कानून बना देना किसानों के हक में होगा या कृषि के पक्ष में होगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि नरेगा में बेसिकली 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया जाता है। वो सर उन सर अनस्किल्ड वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाता है जिनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन किसानों के संदर्भ में सर एमएसपी को लीगल करना इसलिए मुझे ठीक नहीं लगता है क्योंकि एक तो इस पे गवर्नमेंट पे फिजिकल बर्डन पड़ेगा और दूसरा जो सर प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो सर डिमोटिवेट होंगे। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है सर? इससे कृषि में आर&डी और सर निवेश ये भी कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि प्राइवेट सेक्टर को हम आगे बढ़ाएं ताकि वो सर पूरी चेन में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करें और हमारे किसान एम्पावरमेंट है, हमें उनको एमएसपी लीगल करने की जरूरत ना पड़े। ठीक, धन्यवाद दिव्या। थैंक यू सर। देखिए थोड़ा सा गियर चेंज करते हैं और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। यस सर। कोई साइंस फिक्शन मूवी देखी है आपने? नो सर। कोई टर्मिनेटर मूवी नाम सुना होगा शायद। सॉरी सर। इसमें कई सारे रोबोट्स लड़ते हैं आपस में और मनुष्यों को से लड़ते हैं, आपस में भी लड़ते हैं। हाल फिलहाल एक, वैसे तो इलॉन मस्क काफी कुछ कहते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, साइंस फिक्शन की मूवीज में जिस तरह से दिखाया जाता था मशीनें लड़ रही हैं बड़ी बड़ी, वो रियलिटी होने जा रहा है। उसकी संभावना जो बहुत अकाल्पनीय लगती थी वो अब रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी में आ गई है। ऐसा क्या कुछ हुआ है जो कि उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ा? सर अभी हाल में एआई के क्षेत्र में और रोबोटिक्स के क्षेत्र में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे अभी चैट जीपीटी आया है सर। रोबोटिक्स में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं? कुछ बहुत 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं जो ब्रेक थ्रू आई हैं रोबोटिक्स में, एआई में नहीं। वो क्या आई हैं? सॉरी सर मैं नहीं देखूंगी। उनकी इवोल्यूशनरी ट्रेनिंग की जा रही है, आप उस विषय में देखिए। थोड़ा सा विषय बदलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का एक कॉन्सेप्ट था, एक कैनन था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में अच्छी व्याख्या करी हुई है, काफी ज्यादा चर्चा में है दोबारा। यस सर। क्यों? सर अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ने उन्होंने कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली जुडिशियरी की सुप्रीमेसी स्थापित करता है तथा पार्लियामेंट की सोवरेंटी को। कॉन्टेक्स्ट क्या था इस बात का? उनको क्यों उठाना पड़ा ये चीज?
सर अभी जो पार्लियामेंट ने 2050 में एनजेएसी का निर्माण किया था उसे सर सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, तो